अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, यहाँ अभी फ्राइडे जुमे के दिन की शाम है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर मशरक़ वस्ती में अब हम 25 जुलाई 2026 और हफ्ते की सुबह में दाखिल हो रहे हैं। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 घंटे से मैं दुनिया भर की डेवलपमेंट्स को देख रहा हूँ, जिनमें हिंदुस्तान की भी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान की भी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात भी हैं, मशरक़ वस्ती के पावर डायनामिक्स भी हैं, और अमेरिका में मशरक़ वस्ती के हवाले से क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं वो भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरी इदारों के अंदर क्या हो रहा है वो भी है। लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पाया कि वो कौन सी डेवलपमेंट है जिसे मैं समझ सकूँगा कि ये एक पिवटल डेवलपमेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, हमारी कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे अहम है। मैंने उसका हल ये निकाला है कि मैं एक एक करके ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूँगा, और ये फिर आपका फ़ैसला है कि आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप क्या समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो क्या है, और मेरी जो अपनी चॉइस है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर वो आखिर में आएगी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अब मैं देखता हूँ कि हम सुन रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि हम मसलसल ये एनालिसिस देख रहे हैं बैन अल-अक़वामी ज़राए इब्लाग में कि सऊदी अरब और यमन के हूतीज़ के दरमियान में एक बड़ी जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो बड़ी जंग है जिस तरह की जंग 2015-16 में सऊदी अरब ने इनिशिएट की थी यमन के ख़िलाफ़, जब यमन में एक ऐसी सियासी तब्दीली आ गई हूतीज़ की शक्ल में जिसने सना, वहाँ का जो ट्रेडिशनल कैपिटल था, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और इल्ज़ाम ये था कि उनके पीछे ईरान है। तो फिर सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसी तबाहकुन जंग का आगाज़ किया जिसके नतीजे में मैंने इन राइटिंग देखा है, इस वक्त कहा जा रहा है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग, यानी लाखों लोग जो हैं उस जंग में मारे गए। खतरा है कि इस किस्म की एक जंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज सऊदी अरब जिसने 2022 में सीज़ फायर किया था, और वो सीज़ फायर 4 साल से चलता रहा, और हूतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान में कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो नहीं हुई, बहुत बड़ी कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई। अब सऊदी अरब के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, बिकॉज जिस तरह से हूतीज़ ने रेड सी के माउथ के ऊपर बाबुल मंदब में सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स का, उनकी ऑयल शिपमेंट का रास्ता रोका है, उसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर ये तैयारी की जा रही है कि हूतीज़ को सबक सिखाया जाए। वन फॉर एन ऑल इनका दिमाग जो है, वन फॉर एन ऑल, इस चीज़ को याद रखें, बिकॉज इस वीलॉग की तबालत के अंदर आपको इस किस्म के रेफरेंसेस मजीद भी मिलेंगे। वंस फॉर एन ऑल हम इनका सर जो है कुचल दें। वो दफ़ा जो हम 2015 और 2022 में नहीं कुचल सके, अब उसको हमने 2026 में इनका सर जो है हमने कुचलना है। एक तो ये डेवलपमेंट है, अब आप इसके ऊपर फैसला करें। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जहाँ देखते हैं कि रेड सी में बाबुल मंदब से जब ऑयल टैंकर्स का एग्जिट स्लो पड़ गया, अभी मुकम्मल रुका नहीं है, अभी भी ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजर रहे हैं, और हूतीज़ के हमले बहुत ही सेलेक्टिव हैं, ये बहुत एहतियात से चल रहे हैं, वो बेसिकली वार्निंग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत उन्होंने लंबी चौड़ी तैंस पटैंस यहाँ पे की नहीं है। लेकिन ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में शूट कर गई, तकरीबन $100 फी बैरल से ऊपर ब्रेंट क्रूड $101 तक पहुँच गया, फिर उनमें दोबारा कमी हो गई, और जो उनकी सेटलमेंट हुई है फ्राइडे की शाम को, वो कहीं हुई है $96 अ बैरल। ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि खबर ये आई कि प्यारा पाकिस्तान जो है, वो रॉयटर्स की खबर थी कि प्यारा पाकिस्तान जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि चीन को इन नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। आपको याद होगा कि मैंने एक से ज़्यादा वीलॉग में कहा था कि प्यारे पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। प्यारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि प्यारा पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, चीनी भाइयों के पास, हमारे जो चिपटे चीनी भाई हैं उनके खिलाफ, उनको लेकर आए इस पूरी की पूरी जो है नेगोशिएशन के अंदर। और अब खबर यह है कि चीनी जो है, पाकिस्तानी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं चीनियों में इसमें लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये उन्हीं रॉयटर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स की खबर है जिनके बारे में आम ये कयास है, ये शक है कि पाकिस्तान के हुकाम जो हैं, वो जो कोई भी खबर देना चाहते हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री टॉप ऑफिशल्स, वो रॉयटर में मनोमन छाप दी जाती है, उसकी कोई लेफ्ट राइट इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं होती, जो इनको बताया जाता है ये छाप देते हैं। तो हो सकता है कि चूँकि हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया इस लिहाज से बहुत स्मार्ट हो गई है कि उनको पता है कि जब भी ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर जाने लगती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है अमेरिका के अंदर ऑयल कंपनीज़ का, कंज्यूमर का, इसलिए वो जितनी भी जंग करते हैं उसके दरमियान में ऑयल प्राइसेस को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो तो नहीं है जहां हम देख रहे हैं कि जुमे के दिन में ओमान का एक डेलीगेशन पहुंचता है ईरान, और वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची से मुलाकात करते हैं। उसके साथ ये भी खबर आती है कि डॉक्टर अब्बास अरगची अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट और मीडिएटर्स के साथ भी बात करते हैं। ताहम कोई हल नहीं निकल सकता
ओमानी आए हैं, इससे पहले कतरीज कोशिश करते रहे कि कोई मैकेनिज्म ऐसा बन जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सके एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर चाहते हैं। हल नहीं निकल सका। लेकिन अब अब्बास अरगची ने रिपोर्टर्स के साथ, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हमें मीडिएटर्स के साथ कोई मसला नहीं है, हमारे पास मीडिएटर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मसला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच क्या है कि वो जो अप्रोच इख्तियार करते हैं उससे कोई हल जो है वो नहीं निकल सकता। अब एक खबर ये भी है, क्या ये तो नहीं गई बहुत बड़ी खबर, जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले अमेरिका में फ्राइडे के दिन में अपनी कैबिनेट के साथ, आप कह रहे हैं लिटरली 2-2.5 घंटे पहले की बात है, अपनी कैबिनेट के साथ उन्होंने बहुत तवालत की एक डिस्कशन की है, जिसकी खबर जो लीक की गई है, ये बनाई गई है न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम अमेरिकन ज़राए इब्लाग को। वो ये है कि ये गौर किया गया है, कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जाए, ऐसा तबाहकुन हमला जिस तरह का इससे पहले नहीं किया गया। यानी तमाम यादें भुला दी जाएं पिछले हमले की, जो 40 दिन की जंग है, कितना बड़ा हमला किया जाए लेकिन उसमें इसराइल को ना लाया जाए। और ये जो मीटिंग हुई है, इसके सिर्फ चंद दिन के अंदर अंदर, आप कह रहे हैं कि अगले 2 या 3 दिन में इसराइल के वज़ीर आज़म जनाब बेंजामिन नेतन्याहू बनस्से नफीस वाशिंगटन तशरीफ़ लाएंगे और 28 फरवरी 2026 के बाद ये उनकी पहली अमेरिका के सदर के साथ फेस टू फेस मुलाकात होगी। याद रहे कि 28 फरवरी की जो जंग शुरू हुई थी वो इसलिए हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने और उनकी इंटेलिजेंस ने एक प्लान रखा था अमेरिका के सदर के सामने, जिसके नतीजे में 2 हफ्ते की जंग में इस ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाना था। यही वजह थी कि ईरान की शुरू में ही पहले 24 घंटों में ईरान की जितनी भी सुप्रीम लीडरशिप थी, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei और बहुत से और जो लोग थे ईरान की लीडरशिप के, तकरीबन 40 के करीब, उनको जो है टारगेट किया गया, उनको असैसिनेट किया गया। लेकिन वो प्लान तो सारा फेल हो गया। तो उसके बाद से नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कोई मीटिंग नहीं हुई। ये पहली फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो खबर उनके से मंसूब की गई है वो ये भी है कि मैं ये नहीं चाहता, वैसे तो उन्होंने कहा है कि मैं जब चाहूँगा ऐसे करके मेरे एक इशारे पे इजराइल इस जंग में शामिल हो जाएगा। इसराइल बिल्कुल तैयार है, उसके हवाई जहाज़ जो हैं वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हैं, उसके फौजी तैयार हैं, लोडेड हैं, पेट्रोल भरा हुआ है, वो हमला करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसराइल को इसमें लाया जाए, बिकॉज फिर ईरान इसराइल के ऊपर जवाबी हमले करेगा, उससे और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कोई इंसानी हकूक़ का मसला है। ये हरगिज़ कोई इंसानी हकूक़ और ह्यूमन राइट का इशू नहीं है। असल में इशू ये होता है कि 40 दिन की जंग थी और पहले 12 दिन की जंग थी। जब ईरानियों को इसराइल का टारगेट मिलता है और हज़ारों लाखों इसराइलियों को, जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको जब जाके ट्रेंचेस में और सेफ हाउसेस में, शेल्टर्स में बैठना पड़ता है और उनकी सारी सिविक लाइफ, कमर्शियल लाइफ, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो कंक्लूजन ये निकाला गया है कि इसराइल के आने से फ़ायदा कोई नहीं है। इसराइल का जंग में शामिल होना इनफैक्ट अमेरिकन मिलिट्री पावर के लिए एक लाइबिलिटी है। क्यों? इसलिए कि अमेरिका के आगे पीछे तो कहीं जंग हो नहीं रही। अमेरिका तो अपने साहिल से, साहिलों से हज़ारों मील दूर जाके ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। सारा का सारा नुकसान तो उस खत्ते का हो रहा है। अगर ये नुकसान कहीं अमेरिका के गिरदोनवा में हो रहा होता तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो पॉलिटिकली महसूस की जाती है। तो ये भी एक है डेवलपमेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब एक एक्सियोस में बराक रावत ने एक स्टोरी पब्लिश की है अब से चंद घंटे पहले, ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि यूके ने, बरतानिया ने इनिशिएटिव लिया है, नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम ने, और फ्रांस उनके साथ है। और अगला जो हफ्ता शुरू होगा मंडे ऑनवर्ड्स, अभी दिन का तयन नहीं हो सका, उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें फ्रांस, बरतानिया के अलावा बाकी यूरोपियन डिफेंस मिनिस्टर्स उसमें शामिल होंगे। शायद उसमें इटली हो, शायद उसके अंदर जर्मनी हो, उसमें और हो, और नहीं पता कि कौन कौन होंगे। और अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेगसेथ और उनके साथ अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर एक मैकेनिज्म, एक अलायंस कोएलिशन डेवलप की जाएगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सके। और ये अमेरिका की दिलीना ख्वाहिश है, ये मुतालबा है, लेकिन यूरोपियंस मुसलसल ये कहते रहे कि ऐसी फोर्स तभी बन सकती है, हम इसमें नेवल जहाज़ भी ला सकते हैं, माइन स्वीपर्स ला सकते हैं। बताया जाता है कि यूरोपियंस के पास ज़्यादा बड़ी तादाद में माइन स्वीपर्स हैं, अमेरिका के पास इतने माइन स्वीपर्स नहीं हैं जितने यूरोपियंस के पास हैं। लेकिन वो हमेशा कहते रहे हैं कि पहले जंग बंद हो जाए, बिकॉज हमारे एसेट्स को और हमारे लोगों को ख़तरा होगा, माइन स्वीपर्स को भी ख़तरा होगा, तो पहले जंग बंदी होनी चाहिए। अब क्या जंग बंदी के बगैर यूरोपियंस जो हैं वो इस जंगी सूरत हाल के अंदर शामिल हो जाएंगी? क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। अब एक डेवलपमेंट ये है जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक ट्वीट किया है, और ये सारी दुनिया में आप देख सकते हैं, ये आप कह लें कि पिछले 12 घंटे की डेवलपमेंट है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने
روس کو اور چین کو وارن کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی طرح سے ایران کی ملٹری مدد کی، میننگ فل طریقے سے مدد کی، تو اس کے کانسیکوینسز آپ کے لیے ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ تو ہو گئی، چلے ان کی تھریٹ اینڈ وارننگ ہو گئی. لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک ریولیشن بھی کی ہے، اور ریولیشن یہ ہے کہ جب میری پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور جب میری تفصیلی بات چیت جو ہے وہ روس کے صدر پوٹن کے ساتھ ہوئی تھی، ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایران کی مدد نہیں کرنی ملیٹریلی. اور دونوں نے مجھے کیٹیگوریکلی ایشور کیا تھا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ چین کے بھی اور روس کے، یہ دونوں میٹنگ الگ الگ ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوئی. تو دونوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم ایران کی کوئی بھی ملٹری مدد نہیں کریں گے، کوئی اسلحہ ان کو نہیں دیں گے، نہ ہم نے دیا ہے، نہ ہم ان کو دیں گے. اور اب پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو یہ ایک تو ریولیشن کیوں کی ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو وارن کیوں کیا ہے. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ ایک دن پہلے ایک پرانی خبر کو دوبارہ سے نیو یارک ٹائم میں پبلش کیا گیا. یہ خبر آپ لوگ سب پہلے سن چکے ہوں گے. مارچ میں جو سعودی عرب میں ایک یا دو پرائیویٹ بلڈنگز جو کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کرائے پہ لینی تھیں، وہاں پہ انہوں نے چھپا کے آفیسز بنائے ہوئے تھے، جیسے کہیں کسی بینک کے یا کنسلٹنگ کمپنی کے آفیسز ہوتے ہیں. تو ایرانی ڈرونز وہاں پہنچ گئے اور ایرانی ڈرونز نے ان CIA کے آفیسز کو نشانہ بنایا. اس وقت یہ بات ڈسکس ہوئی تھی امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں کہ امریکن انٹیلیجنس کو شک ہے کہ شاید رشین انٹیلیجنس جو ہے وہ ایرانیوں کی مدد کر رہی ہے اور ان کو کچھ دے رہی. اب یہی سٹوری تھوڑی سی ری ہیش کر کے شائع کی گئی ہے کہ CIA اس پہ غور کر رہی ہے، انالیسس کر رہی ہے کہ کہیں رشینز جو ہیں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ تو نہیں کرتے ایرانیوں کے ساتھ، کہیں رشینز ان کی ڈرون امپروومنٹ میں یا ڈرون ٹیکنالوجی تو ان کے ساتھ نہیں شیئر کرتے. اچھا، ڈرون ٹیکنالوجی کی حد تک تو یہ بات اتنی مذکر خیز ہے اس لیے کہ ایرانیوں نے بنایا وہ ڈرون جس نے پوری کی پوری کائنات بدل دی ہے شاہد کے نام سے، اور پھر اس کو انڈر لائسنس روس نے مینوفیکچر کیا. اس کا مطلب ہے کہ ڈرون مینوفیکچرنگ میں، ڈرون کنسیپشن میں، کنسیو کرنے میں، ڈیزائن کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو مینوفیکچر کرنے میں ایرانی روسیوں سے بہت آگے تھے. تو ظاہر ہے جب آپ انیشیٹر ہوتے ہیں کسی ٹیکنالوجی کے تو آپ کو اپنا ایج ہوتا ہے. تو یہ الزام لگانا کہ روسی جو ہیں وہ ایرانیوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، یہ تو اس نائدر ہیئر نار دیئر. اور یہ کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، بات پہلے چھپ چکی. تو پھر اس کا کیا کانٹیکس ہے، ابھی کیوں کیا گیا یہ خبر؟ مجھے یہ شک ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے اندر اس خبر کو ری ہیش کر کے چھپوایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ موقع دیا جائے، پیڈسٹل دیا جائے، جہاں سے وہ ایک بار پھر روس اور چین کو یہ وارن کریں کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم ایران کے اوپر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، روس اور چین نے ایران کی مدد نہیں کرنی ہے. یہ اس کا امیجیٹ کانٹیکس ہے. فیصلہ آپ کر لیں کہ کیا ہے. اب تھوڑا سا ہم پیارے پاکستان میں دیکھ لیں، پھر آتے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی طرف کہ ٹانک میں خیبر پختونخوا میں تھرسڈے اور فرائیڈے کی رات کو حملہ. تو تھرسڈے فرائیڈے کی رات کو وہاں پر ایک کمبائنڈ پوسٹ تھی جو پولیس اینڈ ملٹری کمبائنڈ پوسٹ تھی، اس کے اوپر تحریک طالبان پاکستان نے، جس کا نام جو ہے وہ فتنہ الخوارج ہے، انہوں نے حملہ کیا. یہ ایک پوسٹ ہے جس کو کہتے ہیں مانشی خیل. اور لیکن اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ فرائیڈے کے دن پاکستان میں بہت دیر سے ہوئی، مطلب تھرسڈے کی رات کو نہیں اس کا پتہ چلا. لیکن ISPR نے اس کے بارے میں، اچھا پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ISPR بنفس نفیس اس قسم کی ایک پریس ریلیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سچ بتانے کا یا شیئر کرنے کا شوق ہے. پاکستان میں ایسی بہت سی حقیقتیں، سچ ایونٹس اینڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جو پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن یا ISPR اس کے بارے میں کبھی بھی تبصرہ نہیں کرتے، اس پہ خاموشی رکھتے ہیں. بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جب کوئی ڈیولپمنٹ پہ ISPR کامنٹ کرتا ہے اور اس کی تفصیلات شیئر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. تو ISPR نے جو پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں پاکستان کی میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ TTP نے جو حملہ کیا وہ ناکام ہو گیا. پاکستان کی فوجی جو پوسٹ تھی وہاں پر اتنی کمال مہارت سے اور کمپٹنس سے اس کو ہینڈل کیا گیا کہ حملہ آور ناکام ہو گئے. خدا بہتر جانتا ہے کہ حملہ آور کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن دوڑتے یہ جو بزدل حملہ آور تھے انہوں نے اپنی وہیکل جو تھی، جو بارود سے بھری پڑی تھی، اسے اس چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں 15 لوگ، اکارڈنگ ٹو ISPR 15 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اور اس میں سے 12 تو فوج کے سپاہی ہیں، 2 غالباً اور لا انفورسمنٹ کے ہیں، پولیس کے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اور ایک اس میں سویلین ہے. اب اگر ISPR نے 15 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فگر زیادہ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوں، بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہو جس کو یہاں پہ کور کر لیا گیا. اب آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بڑا حملہ یا ایک قابل ذکر قسم کا حملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے،
वाले फाटा के इलाकों में, फाटा के इलाकों के बाहर भी होता है, और कम से कम एक हमला जो है वो बलूचिस्तान में होता है, कम से कम एक, और कभी दफ़ा बलूचिस्तान में भी 2 हो रहे होते हैं, केपी में भी 2 हो रहे होते हैं। बहुत से छोटे छोटे ऐसे इंस्टेंसेस भी हो रहे होते होंगे जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते होंगे, जो ISPR की प्रेस रिलीज की जीनत नहीं बनते होंगे। तो आप एक देख रहे हैं कि एक काइनेटिक वॉरफेयर हो रही है पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर, और तीसरा कट्टा हमने आज़ाद कश्मीर का जो खोला है उसका मुस्तकबिल भी अभी हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर क्या है आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल एंड पावर डायनामिक्स का। तो यहाँ पर एक मसलसल जंगो जदल की सी कैफियत है जिसका आगाज़ कब हुआ। मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि जहन में रखिएगा कि हम ठीक कर देंगे, इनको फिक्स कर देंगे, हमने फैसला कर दिया है कि इनका सर कुचल दें जो सऊदी सोच रहे हैं यमनीस के हवाले से। इस सब चीज़ों की ओरिजिन बलूचिस्तान में उस वक्त हुई। वैसे तो बलूचिस्तान 1960 से ही डिस्टर्ब है, लेकिन 2006 तक कोई इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं थी जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने फैसला किया कि जो ट्राइबल्स हमें तंग करते हैं, हमारे पास अब ऐसा असला आ गया है, हम इनको सबक सिखा देंगे, हम इनको बता देंगे कि दुनिया बदल चुकी है। और 2006 के बाद से फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में काइनेटिक एक्शन किया जाएगा। वो काइनेटिक एक्शन 2006 से 2026 आ गए हैं। 20 साल में उस काइनेटिक एक्शन के नतीजे में मामला बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में 2022 तक बहुत सूरत हाल बेहतर थी, जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत चले जाने के 3-4 महीने के बाद ये फैसला किया गया कि हमें इन्हें मारेंगे, हम इनको ठीक करेंगे, TTP वालों को इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, इनके मुतालबात बड़े नाजायज़ हैं। वॉयलेंस का आगाज़ पाकिस्तानी स्टेट की साइड से किया गया, जब मुझे कुछ इनसाइडर्स ने बताया कि फैसला किया गया कि जो बहुत से लोग वापस आए हैं जिनको पहले आपने एक एमनेस्टी ऑफर की थी, उनको मारना शुरू कर दिया, और उनकी लाशें किसी की पुल पे मिलती थी, किसी के घर के मिलती थी, किसी के गांव में मिलती थी, उसको खामोशी से इनिशिएट किया गया। उसके बारे में कोई ISPR की रिलीज़ नहीं थी। वहाँ से ये काइनेटिक वॉरफेयर शुरू हुई, बात बढ़ती चली गई। बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, उनको आप कोई भी चीज़ बता सकते हैं। अब ये सूरत हाल दोनों जगहों पर आउट ऑफ कंट्रोल, और ये बढ़ते बढ़ते ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है कि इसी हफ्ते आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इशू की है पाकिस्तान के हवाले से 4 महीने की रिसर्च के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन उम्मीद सेंटर के ऊपर जो हमला किया था वो एज पर द इंटरनेशनल लॉ वॉर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने पूछा है पाकिस्तान की हुकूमत से कि जब इसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कमेंट किया, हमने भी किया और लोगों ने भी किया, तो आपने क्या कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन की है कि ये कैसे हो गया? लेकिन निश्ता पाकिस्तान की तरफ से खामोशी है। तो यहाँ तक चीज़ें इस हद तक जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर अब आए, अब यहाँ आपने एक एटीट्यूड देखा सऊदी अरब का, दूसरा आपने एटीट्यूड देखा पाकिस्तान का, दोनों अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं। अब आए हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ देखिए आपको एक कंट्रास्ट जो है वो नज़र आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत बदतमीज़ी की, उन्होंने एब्यूज़ किया पॉलिटिकल सिस्टम को जब उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ज़ाती पर्सनल रेजिडेंस के बाहर जाके उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की, प्रोटेस्ट की उन्होंने। ये क्यों? इसलिए कि मैंने पढ़ा ये हिंदुस्तान के अखबारों में कि ये क्यों एक बड़ा वाक़या था। इसलिए कि हिंदुस्तान में कन्वेंशन है कि आप पार्लियामेंट के सामने तो मुजाहरा करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के सामने तो मुजाहरा करते हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल रेजिडेंस के बाहर जाके पावर शो नहीं करते, वहाँ पर आप मुजाहरा नहीं करते। और मैंने आपको ये पिछले व्लॉग्स में ये भी मैंने क्लियर किया था कि इसको इस तरह से समझें कि चूँकि उनकी तमाम तर जो पावर है, उसका जो रिपोजिटरी है, उसका जो सेंटर है, उसका जो न्यूक्लियस है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान में इसका इक्वेलेंट ये होगा कि आप जनरल आसिम मुनीर और आर्मी चीफ के घर के जो पर्सनल रेजिडेंस है, नॉट GHQ। पाकिस्तान में तो खैर GHQ के दफ्तर के बारे में मुजाहरा करने से आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है 9 मई को, कितना बड़ा ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जाके हमारे गेट जो है वो खड़खड़ा दिए थे। लेकिन अगर आर्मी चीफ के घर के बाहर तो पाकिस्तान के 77 बरस में कभी भी मुजाहरा नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मुजाहरा हुआ, कई घंटे तक ऊधम मचा रहा, वहाँ बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई। वहीं से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी गिरफ्तार हुए थे चंद घंटों के लिए, और भी बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद से अब क्या हुआ? उसके बाद से यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी और कैबिनेट मिनिस्टर्स के दरमियान में मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, और ये मीटिंग तकरीबन 2 दिन तक ये नहीं हो सकी। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलना चाहते थे, बार बार मैसेजेस दे रहे थे, कम्युनिकेट किया रहा। क्यों? इसलिए कि कॉकरोच पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन, उनके जो लीडर हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे कि हमने मिनिस्टर जो हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये जो और मिनिस्टर्स हैं, दूसरे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, हमने आपके ऑफिस में नहीं आना, हम आपके रेजिडेंस में नहीं जाएंगे। पहले उनको कहा गया ऑफिस आए, उन्होंने कहा हम ऑफिस नहीं आते। हम उनको कहा रेजिडेंस आते, उनका रेजिडेंस नहीं आते। उन्होंने कहा हम आपसे न्यूट्रल वेन्यू में मिलेंगे जहां आपकी पावर प्रोजेक्शन हो। फिर यूनियन ने उस पर सरखम किया और उनसे प्राइवेट जगह के ऊपर जाके एक न्यूट्रल वेन्यू में CGP के कॉकरोच पार्टी के साथ मुलाकात की।
जो भूख हड़ताल की हुई थी, सोनम वेंगचुक ने उसे यूनियन मिनिस्टर्स ने जाके उनको अपने हाथ से पानी पिलाया और उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया मुख्तलिफ किस्म के। उसमें एक एग्रीमेंट ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि उसने वायलेंट एक्ट किया है, यानी विजुअल एविडेंस नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई केस इनिशिएट नहीं किया जाएगा। और अब देखते हैं कि किस हद तक इस कमिटमेंट को पूरा किया जाता है। और थर्सडे की रात को मैं मज़ीद चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत पीछे हटी है और कैसे उन्होंने एक डेमोक्रेसी जो एक मैं समझता हूँ कि एक डिसफंक्शनल सी डेमोक्रेसी है, बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी परहैप्स इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल डेमोक्रेसी, ये ब्रिटेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने मसलसल पसपाई की है, पीछे हटे हैं टेक्निकल तरीके से। पहले थर्सडे की मॉर्निंग में प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया जो इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम इनिशिएट कर रहे हैं ये सारे लीक्स के मामले को देखने के लिए। फिर उसी थर्सडे की रात को उन्होंने एक पहली वीडियो इशू की इंस्टाग्राम में, उसके बाद से वो एक और वीडियो इशू कर चुके हैं। ये ठीक है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला माफ़ी नहीं मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज़, लेकिन हर जगह उनकी लैंग्वेज जो है वो अपोलोजेटिक है और उन्होंने कहा कि हम इस मसले को बहुत सीरियसली लेते हैं, बच्चों का फ्यूचर हमारे लिए बहुत अहम है, हम इसका हल निकालेंगे, हम इसके लोगों को करार बाकी सजाएं देंगे, हम एक नया सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूट करेंगे और वो मसलसल नए सिस्टम का प्रॉमिस भी यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, और इंस्टाग्राम का भी वो यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप देखें। अब मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखानी है, सिर्फ एक ही चीज़ मैंने आपको दिखानी है। ये मेरा पैट्रेन पेज है जहाँ पर ये मैं आपको बुनियादी तौर पर दिखाना चाहता हूँ। WhatsApp generation made today's BJP, the Instagram generation is challenging it, but is this the only about India? ये एक्चुअली हिंदू के अंदर एक एनालिसिस, हिंदुस्तान के बड़े अखबार दी हिंदू में एक एनालिसिस छपा है। वर्घेसी, मिस्टर वर्घेसी हैं जिनका ये एनालिसिस है। चूँकि वो जो उनके प्रीमियर एडिशन का हिस्सा है वो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो पेड सब्सक्रिप्शन है और आप में से अक्सर लोगों ने देखा नहीं होगा उसको कभी, तो मैंने उसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है इन माई ओन वर्ड्स। मैंने उसका एक एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे रखा है कि असल में हिंदू क्या कहता है कि कैसे व्हाट्सएप की वो जनरेशन जो सरखम करती थी हर किस्म की ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, जो मैसेज आता था उसको फॉरवर्ड कर देते थे। हिंदुस्तान में जब इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही थी उस वक्त व्हाट्सएप की जनरेशन बड़ी खुश थी, लेकिन जो इंस्टाग्राम की नई जनरेशन है, जेनजी वगैरह, ये हर चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखते हैं और ये अथॉरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट जो है उसके खिलाफ हैं और इनका जहन जो है बड़ा डिफरेंट है। और ये एनालिसिस ये कहता है, और ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया अपने आर्टिकल में इसको लिख के, ये एनालिसिस ये कहता है कि इनके खिलाफ सरकार के पास, बीजेपी की सरकार चूँकि इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, इनको समझा नहीं पाती, डायलॉग नहीं कर सकती इनसे, अपनी बात नहीं समझा सकती, तो इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि इनके खिलाफ ब्रूटल फोर्स यूज़ की जाए, जो कि 20 तारीख को करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से, जिसकी अब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही। लेकिन मिस्टर वर्घेसी का जो ये एनालिसिस है हिंदू में, वो ये कहता है कि ये फोर्स एप्लीकेशन या फोर्स प्रोजेक्शन की बड़ी लिमिटेशन है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर आप पॉलिटिकल और सोशल पेरिफेरी के अंदर, ये दूर के जो इलाके हैं, वहाँ तो आप इस किस्म की फोर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं। उन्होंने लिखा नहीं कि उनका मतलब क्या है, लेकिन उनका मतलब ये था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ, पंजाब में सिखों के साथ, हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में इंडियन मुसलमान के साथ या दलित के साथ तो आप फोर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं, उसके साथ ब्रूट फोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उमरा और अशराफिया ही के बच्चों के साथ, जिनमें लड़के लड़कियां सारे जो हैं वो टॉप सिविल सर्वेंट्स, टॉप जो ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री एलीट है, उन्हीं के बच्चे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स यूज़ करना दिल्ली सरकार की कैपेसिटी से बाहर है। आपने में से बहुत से लोगों ने एक विजुअल देखा होगा जिसमें एक यंग लड़की जिसकी उम्र हार्डली 18-19 साल की होगी, वो उसने इस तरह से हाथ से एक पुलिस की बस जो है वो रोकी भी है। जिस तरह का सीन है जैसे थियाननमेन स्क्वायर में 1989 में एक चाइनीज़ जो था उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे, वो एक टैंक के सामने खड़ा हो गया था, तो उस तरह का एक सीन है। लेकिन वो जो लड़की है उसके बारे में ये भी है कि वो जो यंग लड़की है वो एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है। तो ये पावर डायनेमिक्स जो हैं वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। आप एक्चुअल तो नहीं पढ़ सकते हिंदू का पीस, लेकिन मैंने उसको यहाँ लिखा है, आप इसको आसानी से जाएं। ये मेरे आप में से तो तकरीबन 8,000 लोग तो ऑलरेडी इसके मेंबर हैं, तो आप इसको इस जगह पे पढ़ सकते हैं। मैं इसको बहुत जल्दी ओपन कर दूंगा टू एवरीबॉडी, इस पीस को पढ़ें। मैंने इसमें ये पावर डायनेमिक्स एक्सप्लेन किया है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। अब अगला हफ्ता जो शुरू होगा उसमें मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो एक पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने एक नया कानून लेकर आएंगे। एक पेपर, ये जो लीक्स हुए हैं पेपर में, इसमें एक नया एक्ट जो है वो रखा जाएगा जिसको गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ताहम लोकसभा के डायनामिक्स डिसफंक्शनल हैं। 5वें दिन भी वहाँ पर इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि
پارلیمنٹ میں بھی سینٹ جو راجیہ سبھا ہے وہاں پر بھی جو ان کا راستہ روکا جا رہا ہے, ڈبیٹ نہیں ہونے دی جا رہی. اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو لوک سبھا جو ہے, جس کو لوک سبھا کہتے ہیں, وہاں پر راہل گاندھی جو ہیں وہ 3 چیزیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک ہم آگے پروگرس نہیں کریں گے نئے ایکٹ کے اوپر جب تک کہ 3 چیزیں ہمیں نہیں ملتی. ایک, پرائم منسٹر نریندر مودی اپولوجائز کریں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے. ایک جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے دھرمیندرا پردھان میرا خیال ہے وہ ریزائن کریں. وہ کہتے ہیں میں ریزائن نہیں کروں گا, میں تو کاکروچز کو اپنے پاؤں سے مسل دیتا ہوں. کاکروچز ہوتے ہی اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں سے مسل کے نالیوں میں پھینک دیا رہا ہے. اس قسم کی ایک ویڈیو ان کی میں نے دیکھی, اللہ خیر کرے ان کی ویڈیو ہی ہے یا انہوں نے کسی نے ویسے بنا دیا اے آئی سے, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال, اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ 20 جولائی کو اسٹوڈنٹس پہ جو وائلنس انلیش کی گئی وہ کس نے کی, کس طرح سے ہوئی, اس کی انویسٹیگیشن ہو, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس لیے وہاں پہ پروسیس رکا ہے. لیکن بینگ اے فنکشنل ڈیموکریسی میرا خیال ہے یہ ہرڈلز جو ہیں وہ اس میں سے ریموو ہو جائیں گی اور یہ اس کا حل جو ہے وہ نکال لیں. اچھا, اب اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہمارا چودھری میڈیا ہے, چودھری نظام الدین کا جو میڈیا ہے, وہ پچھلے 5 دن سے 4 دن سے لگا ہوا ہے. یہ ایک ویڈیو کو دکھا دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ مودی کی حکومت جو ہے اس کی ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. یہ پاکستان کے جی ایچ کیو کی یا جنرل صاحبان کی کوئی دلی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ہندوستان کے فنکشنل ماڈل میں کبھی کوئی حکومت ختم ہوئی ہی نہیں اس طرح سے پچھلے 77 سال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی یونین ہے جس میں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے 1.5 بلین لوگوں کے مینڈیٹ کو, اور وہ مینڈیٹ بڑا رف قسم کا ہے. وہ اس طرح کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں جس طرح سے پاکستانی ذہن میں ہے. تو 28 کے 29 اسٹیٹس ہیں, مختلف اسٹیٹس کے اندر مختلف قسم کی حکومتیں ہیں, وہ سب اپنا اپنا مینڈیٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں. بی جے پی کے پاس بھی اپنا ایک مینڈیٹ ہے, سینٹر میں بھی ہے, اسٹیٹس کے اندر بھی ہے. یہ بہت ہی اسٹیبل ایکویلبریم میں ہے جو ہم فزکس کی کتاب میں پڑھتے تھے یا اسکول میں جب ہم سائنس کی کتابوں میں پڑھتے تھے, ڈفرنٹ فارمز آف ایکویلبریم. ایک اسٹیبل پولیٹیکل ایکویلبریم ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پر ایک پاپولرلی الیکٹڈ حکومت جو ہے, کتنی ہی وائلنس کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو جائے, گورنمنٹ ختم نہیں ہو سکتی, بیکاز گورنمنٹ کو ختم کرنے والا, رجیم چینج کرنے والا کوئی انسٹیٹیوشن یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا. گورنمنٹ اپنے میکینزم سے ہی آگے چلے گی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کانگریس کی امپاورمنٹ ہو جائے, عام آدمی پارٹی کی امپاورمنٹ ہو جائے, پنجاب اور یو پی کے الیکشنز متاثر ہوں. اور جو اس میں چیلنج ہے بی جے پی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو نئی پڑھی لکھی یوتھ ہے, جین زی, وہ ان کے میسج کو بائی نہیں کر رہی. اس کا انہوں نے حل نکالنا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اب پرائم منسٹر نریندر مودی انسٹاگرام کے اوپر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے. اب آتی ہے وہ ڈیولپمنٹ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, جو میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھی. اب آپ اس کا فیصلہ کریں کہ وہ ڈسٹربنگ ہے کہ نہیں ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے, اور جس نے مجھے, میں سوچتا ہوں کہ دنیا کی کانشیسنیس کے اوپر یہ سوال ہے. روئٹرز میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ فرائیڈے کے دن جو میٹنگ ہوئی ہے آئی سی سی کے ممبر کنٹریز کی, 123 ممالک کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر ابھی آفیشیل تو نہیں ہے, لیکن 2 سورسز نے روئٹرز کو یہ بتایا ہے کہ 82 ممبر اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے کریم خان جو پروسیکیوٹر ہیں آئی سی سی کے, جنہوں نے نیتان یاہو اور اسرائیل کے فارمر ڈیفنس منسٹر یوو گلانٹ کے خلاف انہوں نے وار کرائمز کا کہا تھا کہ انہوں نے جینوسائڈ کیا ہے, ان کو آئی سی سی سے برطرف کرنے اور نکالنے کا اپروول جو ہے 82 کنٹریز آؤٹ آف 123 نے دے دیا. اب اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ آئی سی سی کا جو بورڈ تھا آفیشیل, اس نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کریم خان کو نکال دیا جائے. تو میں نے چیک کیا کہ یہ بورڈ کیا ہے, تو بورڈ سارا کا سارا ڈپلومیٹس کا بنا ہوا ہے, اور تمام ڈفرینٹ ممالک کے ڈپلومیٹس. اس کا مطلب ہے جس طرح سے پاکستان کا ایمبیسڈر وہی کرتا ہے جو جی ایچ کیو چاہتے ہیں کہ وہ کرے, تو ہر ملک کے فورن آفس کی دم دبائی گئی, ان کا بازو مروڑا گیا, اور ان سے آئی سی سی کے لیول کے اندر کہنے میں آئی سی سی پی کے انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, لیکن اس کا سارا ڈھانچہ ان ملکوں کے غریب تھا. غریب مفلوک ملک ہیں, ہر جگہ کسی کو کہا ہوگا تمہارا جی ایس پی پلس بند کر دیں گے, تمہارا ورلڈ بینک کا پیسہ بند کر دیں گے, تمہارے آئی ایم ایف کا بند کر دیں گے, تمہارا اے ڈی بی کا بند کر دیں گے, تمہارا یو کے ایڈ بند کر دیں گے, تمہاری ٹریڈ مشکل کر دیں گے, تمہارے ویزوں کا مسئلہ ڈال دیں گے. تو تمام پہلے انہوں نے وہاں سے ان سے یہ آرڈر ایشو کروایا جو بظاہراً آئی سی سی کے بورڈ کا آرڈر ہے, لیکن جن سے آرڈر ایشو کروایا وہ تمام ملکوں کے ریپرزینٹیو ڈپلومیٹ. اب یہ جو 82 ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی ہر جگہ بہت ایکٹیو رہی ہوگی, اسرائیلی ایمبیسی ایکٹیو رہی ہوگی, اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کریم خان کے خلاف کروا لیا. ابھی فائنل نہیں ہوا لیکن یہ ہو گیا. اس میں یہ بھی دیکھیں کہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی سی سی کے اوپر امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے چند دن پہلے کہہ دیا کہ امریکہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آئی سی سی کے جو ایکشنز ہیں وہ امریکن سوورینٹی کی چونکہ خلاف ورزی کرتے ہیں, اس لیے ہم آئی سی سی کو ہی ہم ایسے اسٹیپس اٹھائیں گے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آئی سی سی کو ہم ڈسمینٹل کر دیں. اب اس میں پھر ایک اور چیز کی گئی کہ سی این این میں کرسچیان امانپور کے ذریعے ایک خاتون جو ہے ملیشین اوریجن, ان کا انٹرویو کروایا گیا جو میں نے دیکھا ہے,
اور آپ دیکھ سوچ لیں گے مجھے کتنی دیر لگتی ہے ایک ویلاگ کرتے ہوئے. میں نے وہ انٹرویو سارا دیکھا ہے جس میں یہ خاتون جن کا نام آئیڈینٹیفائی کیا گیا سہرا کے نام سے، وہ کہتی ہیں کہ کس طرح سے کریم خان نے میرے مختلف باڈی پارٹس کو ہاتھ لگایا، وہ ہاتھ لگاتے رہے. چونکہ میں بڑی کمزور تھی سسٹم میں، اس لیے میں کبھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکی. اور پاور ڈائنامکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پاور ان کے پاس تھی، اور میرے ان کے درمیان میں کوئی کنسنسل ایکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا بیکاز ہی کنٹرول دا پاور. اب کامن انسانی ذہن جو ہے نا، وہ جو سیلیشسنس ہے، جو سینسیشنلزم ہے سیکشل ایلیگیشنس کی، اس میں ذہن کھو جاتا ہے. سینٹرل آرگومنٹ دیا جاتا ہے ان چیزوں میں، جو می ٹو کیمپین کے بعد سے بہت زیادہ جس کو ڈیولپ کیا گیا. یہ جو اوور آل ویسٹرن ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی طاقتور تھا، اس نے ایک ایسے شخص پہ، جو لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے، اس کو ابیوز کیا جو اس ایکویشن میں جس کے پاس پاور نہیں تھی. Therefore, this was an abuse of the power. This is not about sex. This is actually about the abuse of the power جو کہ کریم خان نے یہاں پہ کیا. یہ اور بات ہے کہ ایک پینل آف ججز نے کئی مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ ڈٹرمن کیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کریڈیبل کیس ایگزسٹ نہیں کرتا، اور کریم خان اور اس کے وکیل مسلسل کے کہہ رہے ہیں کوئی فزیکل کانٹیکٹ کسی بھی لیول میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس میں سب سے انٹرسٹنگ کویشچن یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے، یہ وہ کہتی ہے ہمیشہ سے ہو رہا تھا، تو پھر کبھی انہوں نے، جب تک کریم خان نے پرائم منسٹر نیتن یاہو، گوو یالانڈ کے خلاف انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ICC سے، تو اس خاتون نے کبھی بھی اپنی کمپلین کہیں پہ شیئر نہیں کی. اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ موساد نے اس خاتون کے اوپر بہت محنت کی، انہوں نے اس کو بہت ٹریننگ دی، اس کو بتایا کہ تم نے کیا کہنا ہے، کیسے تم نے اس نیریٹو کو شیپ کرنا ہے، اور خرچہ ورچہ بھی خاصا کیا. خدا بہتر جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. بہرحال یہ ایک دنیا کی پاورفل لابیز اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اس طرح سے نیریٹو کو شیپ کرتے ہیں. اصل ظلم کہاں ہوا ہے، اصل ایبیوز آف پاور کہاں پہ ہوا ہے، وہ ہے غزہ کے اندر، جہاں کم از کم بھی 65,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، وہ جاں بحق ہوئے، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اور کریم خان نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی جب انہوں نے کہا، اور ساری دنیا نے مل کے، کسی نے کریم خان کو نہیں بچایا. اب یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ فیصلہ کریں کہ سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کی جو سب سے دل ہلا دینے والی، ڈسٹرب کرنے والی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کریم خان اور عمران خان. اب ان دونوں کے درمیان میں آپ کامن کنیکشن جو ہے وہ ڈھونڈ لیں. باقی جو ہے پھر بات کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی اتنا ہی. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تھینک یو.